अस्सलाम वालेकुम जी। दो पास्ट पेपर्स आईआर के 2016 पेपर 1 और 2017 पेपर 1, ये ऑलरेडी दोनों यूट्यूब चैनल पे अपलोड इनकी डिस्कशन मैंने कर दी हुई है। आपको इस वीडियो में उनका लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस 2018 पेपर 1 आईआर का। विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले क्वेश्चन पे आते हैं जी। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब, एंड आई वुड रिकमेंड कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे साथ या आपके पास हार्ड फॉर्म में अगर वो पेपर हो साथ तो अच्छा है कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है इस पेपर का, डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी प्रोसेस थ्रू व्हिच इंटरनेशनल रिलेशंस एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ एन एकेडमिक डिसिप्लिन। So international relations acquired the status of academic discipline। उसमें उसने कहा है जी एवोल्यूशनरी प्रोसेस बताएं। अब नॉर्मली जब हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आते हैं तो हम उसको हिस्टोरिकली समझ लेते हैं, बस डिसिप्लिन कैसे बना, क्या उसका बैकग्राउंड था। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ ऐसा नहीं करना। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने उसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन भी बतानी एंड साइमल्टेनियसली उसकी एक थ्योरेटिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी है। और मजे की बात यह है कि ये डिसिप्लिन से पहले की है और ये डिसिप्लिन के बाद की है। सो एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को जब आपने अटेम्प्ट करना है तो आपने उसमें इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, जो नॉर्मली एग्रीड अपॉन थीसिस यही है कि 4 मेजर वॉर्स उन्होंने इस डिसिप्लिन की एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहली बड़ी वॉर तो आपकी पेलोपोनेशियन वॉर है जी। पेलोपोनेशियन वॉर से पहला हमें मिलता है कि जहां से पेलोपोनेशियन वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर से आपको जो सबसे बड़ा एनालिस्ट मिला वो थ्यूसिडाइडिस है जी। क्योंकि थ्यूसिडाइडिस के आइडियाज को आगे सब्सिक्वेंट जितने भी आईआर के स्कॉलर्स आए उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरी बड़ी वॉर जो हमें फिर जिसने आईआर के डिसिप्लिन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दैट इज 30 इयर्स वॉर। 30 इयर्स वॉर, 30 इयर्स वॉर के एंड पे आपको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया मिली, आपको नेशन स्टेट सिस्टम मिल गया, ठीक है जी, नेचुरल लॉज की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो गया। तीसरी बड़ी वॉर्स जो है वो फिर नेपोलियनिक वॉर्स है। नेपोलियनिक वॉर्स के बाद आपको कंसर्ट ऑफ यूरोप मिल गया, आपको बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम का अंदाजा हो गया, डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो गई। और चौथी वॉर आपकी फिर ग्रेट वॉर जिसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1, वो आपको मिल गई, जिसने आपको बताया कि कैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल होती है, अलायंसेस कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पावर कैसे सिस्टम को करप्ट करता है। यानी कि इसके बाद आपको पहले जो थ्योरी आइडियलिज्म की मिल गई। सो 4 तो ये आपके पास एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन साथ फिर आपने, जाहिर है इतना से तो आप पूरा सवाल नहीं कर सकते थ्योरेटिकल में। थ्योरेटिकल में आपने फिर ग्रेट डिबेट्स का जिक्र करना है कि कैसे ग्रेट डिबेट्स की वजह से हमें देखते हैं कि ये डिसिप्लिन थ्योरेटिकली इवॉल्व हुआ, और वो सारे ज़ाहिर डिसिप्लिन के बनने के बाद की। आप उनमें जो ग्रेट डिबेट्स जैसे रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म का हवाला देंगे, फिर उसके बाद आप उसमें बिहेवियरलिज्म वर्सेस ट्रेडिशनलिज्म का हवाला देंगे, फिर उसके बाद आप उसमें इंटर पैराडाइम डिबेट का उसको बताएंगे, और उसके बाद आप उसको पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म इनका आप जिक्र करेंगे। सो ये आप उसको कंक्लूड करेंगे कि इस डिसिप्लिन की जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो बहुत हिस्टोरिकल भी है प्लस वो थ्योरेटिकल भी है। तब आपका 20 नंबर का एक अच्छा सवाल बन सकता है।
आपने डिबेट्स की भी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी, वॉर्स की भी बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं बतानी, लेकिन अपना एक 20 नंबर का सवाल पूरा करना। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं बता देना कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई और उसके बाद कैसे कहाँ पे डिसिप्लिन बना, फिर कहाँ चेयर बनी इसकी और ब्ला-ब्ला। सो ज़रा वैरायटी रहनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो उसमें उसने पूछा आपसे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन न्यू रियलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज का जब भी आपने कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करना है तो 3 डोमेन्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपने उनका ओंटोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड मेथोडोलॉजिकल, इन 3 डोमेन्स में आपने उनका कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट उसके सामने रखना है। ये ज़हन में रख लें। ये सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं, ओवरऑल वो किसी भी 2 थ्योरीज का आपसे अगर कंपैरिजन पूछता है, कंट्रास्ट पूछता है, तो आपने इन 3 मेन हेडर्स में ही ऑपरेटिव रहना है। Ontological pertaining to उसकी existence, epistemological pertaining to the knowledge defined, and methodology of course उसका modus operandi, साइंटिफिक है, ट्रेडिशनल है, रैशनलिस्ट है, रिविजनिस्ट है, इंटरप्रेटिव है, सब्सटैंटिव है, व्हाटसोएवर। सो आप इस तरह का कोई सवाल ये वही स्टूडेंट कर सकता है कि जिसकी थ्योरी पर अच्छी फिलोसॉफिकल ग्रिप होगी। अगर लेट अस अज्यूम कि नहीं यार, नहीं हम तो सीधा-सीधा काम करें, ये क्या हमें मुश्किल जो है ओंटोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल तो जो है लेकिन कोर यही है। आप जितने भी गूगल भी कर लें, आपको जो अच्छे पीडीएफ के आर्टिकल्स मिलेंगे, वो ओंटोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल कंपैरिजंस ही डिराइव कर रहे होंगे और आखिर में साथ आपको मेथोडोलॉजिकल डिवाइड भी क्लियर करेंगे। कोई सी भी 2 थ्योरीज़ को उठा के आप देख लें, जो 2 डिफरेंट आप कह लें कि डोमेन से हैं। रियलिज़्म की हो गई उसकी लिबरलिज़्म के साथ, या रियलिज़्म लिबरलिज़्म की हो गई और उसका फिर कंपैरिज़न विद यू नो कंस्ट्रक्टिविज़्म या किसी और के साथ भी होगी। ठीक है जी? सो ये चीज़ तो ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि नहीं जी हमने इस तरह नहीं करना, हमें तो कोई आसान सा फ़ॉर्मूला बताएँ कि हम उस आसान फ़ॉर्मूले के मुताबिक जो है वो चलें। तो ठीक है, आसान फ़ॉर्मूले के मुताबिक भी आप चल सकते हैं, लेकिन उसमें मार्क्स का थोड़ा-सा अंदेशा होगा कि कम आएँगे। लेकिन वो मैं आपके साथ आप बता दें जनाब कि की एक्टर्स कौन-सी हैं जी इन थियरीज़ के, ठीक है जी। ये थियरीज़ नेशनल इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन करती हैं, ज़ाहिर है डिफरेंटली डिफाइन करती हैं, ठीक है जी। पावर के आइडिया पे इनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, फॉरेन पॉलिसी के आइडिया पे इनकी क्या डिफरेंसेस हैं, कन्वर्जेंस हैं, ठीक है जी। अनार्की के आइडिया को कैसे ये परसीव करते हैं, ये बात समझ आ रही है जी? सो आप इस तरह बात को लेके चल लें। इट्स अप टू यू, लेकिन आइडियल जो काम है वो यही काम है कि आप उसको ontological यानी pertaining to its existence, pertaining to the variations in knowledge, epistemological and modus operandi के context में कि किस methodology पे behavioral है, ट्रेडिशनलिस्ट है, इंस्टीट्यूशनलिस्ट है, पॉजिटिविस्ट है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, व्हाट्सएवर। सो आप मैं ये तो एक आइडियल फ्रेमवर्क है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस फ्रेमवर्क में भी चल सकते हैं। ये इस एक सवाल का नहीं, ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी 2 अगर थ्योरीज़ का आपको कंपैरिज़न आता है, तो ये ऊपर वाला आइडियल सिनेरियो है और नीचे वाला ठीक है, आप कर दें, लेकिन उतने मार्क्स नहीं बनने के जो असल कंपैरिज़न में जिस तरह मैंने कहा कि आप अ, कोई भी 2 थ्योरीज़ का कंपैरिज़न पीडीएफ अच्छे आर्टिकल देख लें, ऑनलाइन पड़े हुए हैं सारे, वो सब यही बात करें। उसके लिए आपकी फिर जो है वो थ्योरी की ग्रिप, फिलोसॉफिकल ग्रिप जो है वो बेहतर होनी चाहिए। वरना फिर इस सवाल को हाथ ना लगाएँ। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसी में खुश रहते हैं कि जी बस ठीक है, सीधे-सीधे पॉइंट्स हमें पता हों और हम वो पॉइंट्स लिख दें। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं तो पहले वाले को ही
जो है वो फेवर करूंगा। और इसमें भी आप बड़ा मजेदार काम है, ओंटोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल डिवाइड एंड ओंटोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल कन्वर्जेंस, आपको इन दोनों पे आर्टिकल मिल जाएंगे। पावर के आइडिया पे आपको एक आप क्या नहीं, एक ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में आपको डिवाइड मिलेगी, रियलिस्ट आइडिया ऑफ पावर, कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया ऑफ पावर। लेकिन काफी आपको रिविजनिस्ट स्कॉलर्स भी मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, पावर जो है वो ये मिसलीडिंग है, कि ऑल टुगेदर डिफरेंट परसेप्शन नहीं है। पावर के कॉन्टेक्स्ट की जो 4 डिफरेंट वेरिएशंस कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाते हैं, उसने इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी जो किताब है, उसकी नाम जेन से निकल गया मेरा, रॉबर्ट, गालिबन रॉबर्ट जैक्सन की। तो उसने जनाब उनकी पावर की भी 4 वेरिएशंस बना के दी आपको, कंस्ट्रक्टिविज्म की भी, जिनमें से 2 वेरिएशंस न्यूरलिज्म के साथ मिलती जुलती। सो ये सवाल उसी स्टूडेंट के लिए है जिसकी इन डेप्थ रीडिंग है, वरना इशू है सवाल के साथ, वरना ये हलवा सवाल नहीं। लेकिन लार्जली इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में आप ऑपरेट करें अगर करना है तो। तीसरा सवाल वो कहता है जनाब, चेंजिंग आपकी डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हाउ दे वेरी फ्रॉम द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। आप में से जिस किसी ने भी सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी को अगर पढ़ा हुआ है तो तभी इस सवाल को बेहतर अंडरस्टैंड किया जा, जवाब दिया जा सकता है। सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी ये बिलीव करती है कि जी मेयरली जो आपकी मिलिट्री या आपकी जो सिक्योरिटी का ट्रेडिशनल जो डोमेन है, कि उसमें आपको मिलिट्री ही की जरूरत है, यही आपकी टॉप प्रायोरिटी है। तो सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी कहती है कि अब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में आपकी ये जो हायरार्की है ना जी, हायरार्की ऑफ इश्यूज, जिनमें आप सबसे पहले ऊपर सिक्योरिटी को रख देते हैं फिर बाकी चीजों को, वो कहते हैं ये बेमानी होगी जी। अब इश्यूज जो आपके किसी भी स्टेट के, वो इश्यूज में अब कोई हायरार्की नहीं है जी। तो सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी का जिसका फ्रेमवर्क क्लियर है, वही बेहतर तौर पर ये चेंजिंग कंसेप्शंस को अंडरस्टैंड भी कर सकता है और लिख भी सकता है। इसका आसान फार्मूला भी है जिस सवाल के जवाब का, लेकिन उसमें मार्क्स की टेंडेंसी फिर कम हो जाएगी। आप सीधा सीधा उसको बता दें जी, पहले थी आपकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, उसकी वेरिएशंस बता दें, और फिर जनाब अब ये नॉन ट्रेडिशनल में आ गई। इन नॉन ट्रेडिशनल में जनाब ह्यूमन सिक्योरिटी भी है। सही, आप उसकी वेरिए ओ सॉरी राइट्स क्या गया मैं, ह्यूमन सिक्योरिटी, उसकी वेरिएशंस आप उसको बता दें। इजी, कम इजी वो वाला तरीका, लेकिन ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। बातें वही है जो यहाँ पे भी होनी है, लेकिन सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी तो तभी इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी की बेस ही यही बात है कि जनाब जो हायरार्की ऑफ द इश्यूज बनाई रखी है आपने, वो हम नहीं मानते। अब वैसे नहीं हो सकता कि इसको इस तरह भी ले लेते हैं, पहले जनाब आपकी नेशनल सिक्योरिटी थी, आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी थी, अब जनाब ये ग्लोबल सिक्योरिटी जो है वो में ट्रांसेंड हो गया है जी, आपके चेंजिंग कंसेप्शन। ये भी फार्मूला ठीक ही है, लेकिन मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो है वो साबित करनी पड़ेगी एग्जामिनर, अगर आपने उससे मार्क्स लेने। तो उसके लिए आई पर्सनली रिकमेंड कि सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी, जस्ट गूगल इट, पीडीएफ फॉर्म में आर्टिकल्स ऑनलाइन पड़े हुए, कि उनको एक दफा देख लें, जहां से फिर आपको बात मिलेगी कि अच्छा ये तो अब रीजनल सिक्योरिटी की भी बात हो रही है, ऑफ कोर्स ह्यूमन की भी हो रही, ह्यूमन सिक्योरिटी की भी और रीजनल सिक्योरिटी। तो ये देखना, नॉट नेसेसरली कि ये दो ही, लेकिन इनके अंदर भी फिर तो बड़ा मजेदार जो है वो थीम है सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी का, कि जिसमें आप अपने इश्यूज को सिक्योरिटी
के कॉन्टेक्स्ट में फोरसी करते हैं और जनाब एक पूरे ग्लोब के लेवल पे, रीजन के लेवल पर उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज कराते हैं। जैसे क्लाइमेट का इशू हो गया, पॉपुलेशन का इशू हो गया। मिलिट्री भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि मिलिट्री को इग्नोर करते हैं। तो बड़ी मजेदार डोमेन है सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी की। अगर आप में से किसी ने अभी तक उसको नहीं पढ़ा हुआ तो वो मैं इसको डाउनलोड कर सकते हैं सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी के आर्टिकल को। नहीं अवेलेबल होता तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको वो दे दूंगा, उसका आर्टिकल जो है वो भेज दूंगा। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ। अगला सवाल काफी आसान सवाल उसने पूछा आपसे। उसने कहा जनाब स्ट्रेटेजिक कल्चर और उसके डिटर्मिनेंट्स। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं जाया करूंगा, सीधा सीधा सवाल है। हसन अस्करी रिजवी का आर्टिकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सिक्योरिटी, ये स्ट्रेटेजिक कल्चर और उसके डिटर्मिनेंट्स। कोई इतनी बड़ी कोई इसमें साइंस कोई नहीं है। आप उसको डिफाइन कर दें, 2 से 3 डेफिनेशन बता दें स्ट्रेटेजिक कल्चर की, और उसके डिटर्मिनेंट्स जो है वो आप बता दें। 3 ही डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे आगे फिर आप फर्दर जो है वो सारी कहानी बनाते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब आप स्ट्रेटेजिक कल्चर का टॉपिक करते हैं। एक आपके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होते हैं जी, ये मेन हेडर होता है। फिर आपका जनाब परसेप्शन ऑफ एडवर्सरी होता है जी, और फिर आपका कंसेप्शन ऑफ सेल्फ होता है। किसी भी स्टेट का आप स्ट्रेटेजिक कल्चर की स्टडी करते हैं तो वो आप इन 3 डोमेन्स में करते हैं। ये 3 मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं। इनको आप आगे फर्दर फिर डिवाइड सब डिवाइड करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। हसन अस्करी रिजवी साहब का आर्टिकल ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको नहीं ये भी मिलता, आप मुझे व्हाट्सएप करने में अवेलेबल आपको कर दूंगा। इट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, सीधा टेक्स्ट बुक स्टाइल क्वेश्चन है मेरे नजदीक। अगले 2 क्वेश्चंस बड़े मजेदार हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ओके, कर देते हैं जी इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। एंड रिलेट्स इट्स कोर इंटरेस्ट, इसके कोर इंटरेस्ट विद किसके, न्यू इंपीरियलिज्म, या उसने कहा जनाब डिपेंडेंसी। सो बेसिकली उसने आपसे डिपेंडेंसी थ्योरी और इकोनॉमिक लिबरलिज्म इनके दरमियान एक कंपैरिजन का कॉन्टेक्स्ट पूछा है। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में जनाब फ्री ट्रेड की बात है। इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। सही है जी। मर्केंटाइलिस्ट अप्रोच नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म नहीं होना चाहिए। ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म के कोर परसेप्शंस हैं। मार्केट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसमें नहीं होना चाहिए। अब जब ये सारे एस्पेक्ट्स इमेजिन कि ये 3-4 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से सपोज ये परसेप्शन आ रहा है, और इस तरफ ये लो इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो डेफिनेटली फिर यहाँ से इस तरफ को डॉलर भी मूव करेगा, इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी इशू होगा, फिर इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होगी। ये सारे एस्पेक्ट्स वो इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि क्या ये कोई डिपेंडेंसी का एस्पेक्ट तो नहीं बन रहा। तो डिपेंडेंसी के 3 वेरिएशंस हैं, याद रखिएगा। हम नॉर्मली इसको एक में ही देख लेते हैं, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो इसका ऑफ कोर्स मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है। वो तो जाहिर है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में आप जब जवाब देंगे तो जी इकोनॉमिक लिबरलिज्म को क्रिटिक ही करेगा। फिर इसका एक स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव भी है। स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जनाब ये इंटरनल प्रॉब्लम जो यहाँ पे है लो इनकम कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, उसकी वजह से ये डिपेंडेंसी का शिकार होते हैं। उसमें जनाब आपकी लैंडेड एलीट भी है, आपकी मिलिट्री भी है, और आपकी जो नेशनल बोर्जुआ है, वो तीनों शुमार होती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और को आने नहीं देते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिर लिबरल है। लिबरल पर्सपेक्टिव जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट। ये राउल प्रेबिश का पर्सपेक्टिव है। राउल प्रेबिश को एक दफा जरूर देखें, इसको जरूर पढ़ें राउल प्रेबिश को। ये भी आपके पास अगर आर्टिकल अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ। राउल प्रेबिश ये कहता है कि जनाब मार्केट
इंटरनेशनल मार्केट जो है ना जी, कोई कोई एक कंट्री आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। मार्केट के डायनामिक्स जो है, वो डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज को डिपेंडेंसी में एंगेज करती है। सो ये ये एक कंपैरिजन उसने पूछा। मैं इसका जवाब लिखूंगा तो मैं उसको ये बताऊंगा कि जनाब, ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म के जो कोर इंटरेस्ट हैं वो किसी तरह भी क्लैश नहीं करते, या किसी तरह से भी वो डिपेंडेंसी में आपको एंगेज नहीं करते। अगर डेवलपिंग कंट्रीज अपनी मार्केट को, अब सॉरी, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्टिव करें, तो वो जनाब compete करती रहती हैं और करती भी हैं। तो उसने बेसिकली दो टॉपिक्स को जोड़ के आपसे एक आपके ओपिनियन मांग ली, और बड़ा मजेदार सवाल। ऐसे सवालों के जरिए एग्जामिनर को स्टूडेंट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है कि भाई उसने चीजों को रट्टा नहीं मारा हुआ, उसने चीजों को याद किया हो, अंडरस्टैंड किया हो। देन आगे सवाल, हाँ, ग्लोबलाइजेशन इज अ बज़वर्ड ऑफ प्रेजेंट डे इंटरनेशनल, अच्छा ये तो उसने सेटल फैक्ट दे दिया। डू यू एग्री दैट इट इज ट्रांसफॉर्मिंग क्विकली द नेशनल कल्चर एंड पॉलिटिक्स? ग्लोबलाइजेशन नेशनल कल्चर एंड पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यस या नहीं कर रहा? नो। मैं इस सवाल का जवाब लिखूंगा, पहले तो इसका सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। जॉन बैलिस की किताब है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, डाउनलोड हो जाती है, इजीली डाउनलोड हो जाती है। आपके पास नहीं है अवेलेबल, डाउनलोड नहीं होती, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको किताब अवेलेबल करा दूंगा। उसके शुरू के चैप्टर में आपको ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस का एक जो है वो बॉक्स मिल जाएगा। तो नेशनल कल्चर एंड पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म हो रही है और बेहतरी की तरफ जा रही है, वो यहाँ से पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। नेशनल कल्चर्स और पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आपको यहाँ डिसएडवांटेजेस में पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। पांच पांच चार चार पॉइंट्स के साथ आप इजीली इस सवाल का जवाब, मैं तो इस तरह करूंगा कि मैं उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, कि जनाब कुछ के नजदीक हो रही है और कुछ के नजदीक नहीं हो रही, विद रेफरेंसेस जॉन बैलिस के, मैं उसको साबित कर दूंगा। तो इट्स क्वाइट इजी, कोई इतना बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये समझें कि जी वो हमारे से एक स्टांस मांग रहा है तो हम उसको वही बताएं, तो वो एक फिर एवरेज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं तो इस सवाल का जवाब करूंगा तो मैं दोनों एस्पेक्ट्स उसको बताऊंगा कि जनाब ये दोनों एक डिबेट है, कॉन्टिन्यूस एक डिबेट चल रही है कि जनाब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो तो रही है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन फायदे में हो रही है या ट्रांसफॉर्मेशन नुकसान में हो रही है। सो बड़ा मजेदार जो है वो एनालिसिस जॉन बैलिस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसकी किताब, उसके शुरू के पहले चैप्टर में ये बॉक्स की फॉर्म में बड़ा जबरदस्त उसने मेंशन किया हुआ। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का जनाब, सेल्फ डिफेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्रिटिकली इवैल्यूएट द लेजिटिमेसी ऑफ यूज ऑफ फोर्स। अच्छा, यूएस यूज ऑफ फोर्स इन इराक, अब ये बड़ा मजेदार काम है। अब अगर जब आप अमेरिकन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनलिस्ट को देखेंगे ना जी, तो वो इसको जनाब वो कंडेम कर रहे होंगे, वो कंडेम कर रहे होंगे इसको स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि जनाब आपका सेल्फ डिफेंस जो आपको बात करता है आर्टिकल 51 के कॉन्टेक्स्ट में, कि जनाब अगर आप पर आर्म्ड अटैक हो गया है, आपने सिक्योरिटी काउंसिल को इत्मीनान में ले लिया है, सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने जनाब सिक्योरिटी काउंसिल ने आपकी फिर रिपोर्टिंग को रिव्यू भी किया है, ठीक है जी, एक पूरी वो आर्टिकल 51 की पूरी 8-10 वेरिएशंस उनके मुताबिक, और आपका थ्रेट भी एमिनेंट है, तो तब ठीक है, तब आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन आप सिक्योरिटी काउंसिल को बताएंगे। लेकिन फिर अमेरिकन में ही और ओवरऑल ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको रिविजनिस्ट भी मिलते हैं। अब रिविजनिस्ट क्वेश्चन उठाते हैं, रिविजनिस्ट क्वेश्चन उठाते हैं कि जनाब इंटरनेशनल लॉ का जो स्ट्रक्चर है वो तो स्टेट टू स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा ऑपरेटिव है, और यहाँ पर एक नॉन स्टेट एक्टर आ गया, क्योंकि क्लेम तो यही था कि जनाब वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, कोई क्लेम आप ये तो नहीं कह रहे थे कि वो इराक यूज कर लेगा, ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो अब एमिनेंट थ्रेट तो है कोई नहीं,
नज़र तो आ नहीं रहा कि कोई फ़ौजें बन गई हैं हमारे खिलाफ या फिर हम तैयार है दुश्मन हमला करने के लिए। तो जनाब फिर तो डेफ़िनेटली ये वो लेजिटिमेट तो ना हुआ। लेकिन वो सवाल उठाते हैं कि जनाब इमिनेंट थ्रेट तो नहीं था, लेकिन एक थ्रेट तो था और वो थ्रेट नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से। तो रिजल्टेंटली जो है वो हमने एक्शन लिया और इसको एड्रेस किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको मुकम्मल लीगल कर देंगे। मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ में जो है वो आपको उसके स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो मैं तो इस सवाल के जवाब को इस तरह लिखूँ। इस रिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव में एक आर्टिकल जो है वो अवेलेबल है, अगर आप चाहें पढ़ने के लिए तो मैं आपको तो जिसको भी ये तो ज़ाहिर है हर सवाल से रिलेटेड 4-5 चीज़ें तो हैं, तो मैं एक ही फ़ोल्डर सबको जिसको चाहिए होगा वो मैं एक साथ ही भेज दूँगा, जिसको जो उसमें से चाहिए होगा वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ इस्तेमाल कर सकता है। मैं इस सवाल का जवाब लिखूँगा, तो मैं ये जो उम, ट्रेडिशनलिस्ट का नैरेटिव है, ये तो मैल्कम शाह और कपूर की किताब वहाँ से मैं डिराइव करूँगा, वहाँ से बात करूँगा मैं, ठीक है। अग्रवाल की किताब में भी है इंटरनेशनल लॉ की, सेल्फ डिफेंस का कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 51 के कॉन्टेक्स्ट में यूएन के। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में तो हम कहेंगे कि नहीं जी नहीं, ये तो लेजिटिमेट नहीं है। लेकिन जब हम रिविजनिस्ट के क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में आएँगे दैट हाउ दे रेज़्ड देयर क्वेश्चंस उसके कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे कि ठीक है, मुकम्मल लीगल तो नहीं, लीगल और इल्लीगल की डिबेट से बियॉन्ड इंटरनेशनल लॉ को एक्सपैंड करने की, रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब आपके इमिनेंट थ्रेट नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से आना शुरू हो गई। सो मेरे नज़दीक फिर ये इस तरह एक 20 नंबर में एक अच्छी आप उसको अपना कंटेंट डोमेन तो इंटरनेशनल लॉ की है ज़ाहिर है सवाल की, तो वो आप प्रोवाइड कर सकें। सो जी ये पेपर था पार्ट 1 2018 का। इंशाल्लाह डेली बेसिस पर पेपर जो है वो मैं अपलोड इसी तरह करता रहूँगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है एंड मेक श्योर कि 2016 और 17 का पेपर का भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मौजूद है। उसको भी देख लें। कोई इश्यू हो, कोई मसला हो तो आप मुझे सवाल अपना भेज सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू वेरी मच।